नमस्कार, अतुल्यम अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम 9 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चर्चा करेंगे। हम शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज में। भारत के सेतु पुरुष के नाम से प्रसिद्ध किस पद्मश्री सम्मानित व्यक्तित्व का जुलाई 2026 में निधन हुआ है? तो भारत के जो सेतु पुरुष के नाम से जाने जाते हैं वो कौन है और उनका निधन कब हुआ है? तो भारत के सेतु पुरुष के नाम से जाने वाले जो व्यक्ति हैं, चार ऑप्शन है: गिरीश भारद्वाज, बी आर कामत, शिवानंद कलावे और बी आर गोंडा। इनमें इसका जो सही आंसर है, सेतु पुरुष के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री सम्मानित जो व्यक्ति जिनका जुलाई 26 में क्या हुआ, निधन हुआ है, ये है गिरीश भारद्वाज। कौन है? गिरीश भारद्वाज, जिनका निधन हुआ है। ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर, ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर गिरीश भारद्वाज 76 साल की उम्र में 76 ईयर में 7 जुलाई 2026 को इनका निधन हुआ है। इन्होंने कम लागत के 140 से ज्यादा सस्पेंशन ब्रिज, ये ध्यान रखना है, कौन से? सस्पेंशन ब्रिज, 140 से ज्यादा सस्पेंशन ब्रिज बनाए, जो कहाँ बनाए गए? कर्नाटक में, केरल में, तेलंगाना में और ओडिशा के दूर दराज के गांवों को जोड़ने का काम करते हैं। तो चार राज्य मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और ओडिशा। पहला सस्पेंशन ब्रिज जो है वो 1989 में कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ जिले में आरामपुर में पायस्वनी नदी पर बनाया गया था। कौन सी नदी पर बनाया गया था? पायस्वनी नदी पर। उनके द्वारा पहला सस्पेंशन ब्रिज 1989 में कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ जिले के आरामपुर में पायस्वनी नदी पर बनाया गया था। भारत सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे व समाज सेवा में उनके योगदान के लिए 2017 में गिरीश भारद्वाज जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? इनको 2017 में सम्मानित किया गया था। सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है? सस्पेंशन ब्रिज वह पुल होता है जो में डेक को मुख्य रूप से टावरों से लटके केबल या चेन का सहारा दिया जाता है। डेक जो होती है उसे टावर से लटके केबल के द्वारा खींचा जाता है। और पद्मश्री जो है ये भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है जो इन्हें दिया गया था। अब ये जो पायस्वनी नदी है जिस पर इन्होंने पहला जो सस्पेंशन ब्रिज बनाया था, ये दक्षिणी कन्नड़ जिले से होकर बहती है और गिरीश भारद्वाज के पहले पुल प्रोजेक्ट से ये जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिटांग आदि पूर्णा, कौन सा है? बिटांग आदि पूर्णा से सम्मानित किया गया। किनको सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो किस देश का ये सर्वोच्च सम्मान है? इंडोनेशिया का ये सर्वोच्च सम्मान है। इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 जुलाई 2026 को उनकी राजकीय यात्रा के दौरान इंडोनेशिया का नागरिक सम्मान उन्हें दिया गया। उस राजकीय सम्मान का नाम क्या है? बिटांग आदि पूर्णा। उस नागरिक सम्मान का नाम क्या है? बिटांग आदि पूर्णा। बिटांग आदि पूर्णा जिसे स्टार ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया फर्स्ट क्लास भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि स्टार ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया फर्स्ट क्लास कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान है। इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान इंडोनेशिया की एकता, निरंतरता, समृद्धि के लिए असाधारण सेवा करने वालों को दिया जाता है। ये पुरस्कार किन्होंने दिया? राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने जकार्ता स्थित राष्ट्रपति भवन में, कहा दिया? जकार्ता में राष्ट्रपति भवन में इस्ताना मर्देका, जो उसका राष्ट्रपति भवन का नाम है वो क्या है? इस्ताना मर्देका में प्रदान किया। राष्ट्रपति का नाम क्या है? प्रोबोवो सुबियांतो। जकार्ता में राष्ट्रपति भवन का नाम क्या है? इस्ताना मर्देका, वहां प्रदान किया। भारत और इंडोनेशिया के मध्य व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी है जिसमें किन किन पर हम आपस में सहयोग करते हैं? ऊर्जा, व्यापार, समुद्री सहयोग, रक्षा व अन्य रणनीतिक क्षेत्र इसमें शामिल है। भारत और इंडोनेशिया के हिंद महासागर के समुद्री पड़ोसी हैं जिनसे दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग रणनीति महत्वपूर्ण हो जाती है। राजकीय यात्रा जो है वो किसी राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख द्वारा की जाने वाली आधिकारिक विदेशी यात्रा होती है और सर्वोच्च श्रेणी में वो मानी जाती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न देशों से 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। अभी तक उनको 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2026 की यात्रा के दौरान घोषित किए गए भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलोर के पहला विदेशी परिसर की मेजबानी कौन कर रहा है? पहला विदेशी परिसर की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो उसका आंसर क्या है? इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड में से तो सही आंसर है वो है इंडोनेशिया। कौन करेगा? इंडोनेशिया। IIM बेंगलोर इंडोनेशिया के पूर्वी जावा के मलंग के सिंगासारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ध्यान रखना है। पूर्वी जावा में कौन सी जगह? मलंग। पूर्वी जावा, मलंग, सिंगासारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने जा रही है। और कौन करने जा रही है? IIM बेंगलोर पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने जा रही है। ये प्रोजेक्ट सेज के डेवलपर PT इंटेलिजेंसिया ग्राहतामा के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU के जरिए लागू हुआ है। कैंपस को कितने चरणों में बांटा गया है? 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में क्या होगा? एजुकेटिव एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। पहले चरण में एजुकेटिव एजुकेशन प्रोग्राम शुरू होगा। उसके बाद दूसरे चरण में पूरी तरह से मैनेजमेंट डिग्री प्रोग्राम भी प्रारंभ कर दिए जाएंगे। अकादमिक फोकस के मुख्य क्षेत्र में ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी और हेल्थ केयर मैनेजमेंट के कोर्स इसमें शामिल होंगे। तो जो IIM बेंगलोर की जो विदेशी कैंपस है, जो कि पूर्वी जावा के मलंग के सिंगासारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थापित किया जाएगा, वहाँ अकादमिक फोकस के जो मुख्य क्षेत्र हैं वो कौन कौन से होंगे? ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी और हेल्थ केयर मैनेजमेंट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 भारतीय शिक्षण संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी के लिए क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण आयाम है कि वो हमारे जो भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान है उनको विदेशों में भी अपने संस्थान स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। IIM अहमदाबाद का दुबई में एक विदेशी कैंपस है। हमें साथ में भी देखना है कि जैसे IIM बेंगलोर ने पहली बार स्थापित कर रहा है विदेशी कैंपस, उसी तरह से IIM अहमदाबाद का कहाँ है? दुबई में कैंपस है। IIT मद्रास और IIT दिल्ली के विदेशी कैंपस कहाँ है? तो IIT मद्रास का जो विदेशी कैंपस है वो है जंजीबार। IIT मद्रास का कहाँ है? जंजीबार। और IIT दिल्ली का जो है वो अबू धाबी, वो कहाँ है? अबू धाबी में। तो ये ध्यान रखना है। IIM अहमदाबाद जो है उसका कहाँ है? अहमदाबाद का तो है हमारा अहमदाबाद का कहाँ है हमारा? दुबई में। अहमदाबाद का है दुबई में, ठीक है, अहमदाबाद का दुबई में। IIT मद्रास का जंजीबार में, IIT दिल्ली का अबू धाबी में। एशियान जो है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है जिसमें कितने सदस्य देश शामिल हैं? 10 सदस्य देश शामिल हैं। और इंडोनेशिया क्या है? उसका संस्थापक सदस्यों में से एक है। ये जो इंस्टीट्यूट स्थापित किया जा रहा है ये शिक्षा, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत इंडोनेशिया के सहयोग को क्या करेगा? मजबूत करेगा। साथ ही भारतीय उच्च शिक्षा संस्थाओं की वैश्विक पहुंच को भी बढ़ावा देगा। हाल ही में 2000 वर्ष पुराने भारतीय स्वर्ण मुद्रिकाएं, 2000 वर्ष पुरानी भारतीय स्वर्ण मुद्रिकाएं जिनमें एक पर क्या लिखा है? ब्राह्मी लिपि का अभिलेख अंकित है। ब्राह्मी लिपि का अभिलेख अंकित है। कितने वर्ष पुरानी है? 2000 वर्ष पुराना है। किस देश में प्राप्त हुए हैं? कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार। ये प्राप्त हुए हैं हमारे थाईलैंड में प्राप्त हुए हैं। सही आंसर क्या है? थाईलैंड में हमें 2000 वर्ष पुराने भारतीय स्वर्ण मुद्रिकाएं प्राप्त हुई है जिसपे ब्राह्मी लिपि में क्या है? अभिलेख अंकित है। हम उसकी बात करते हैं। देखिए थाईलैंड का कौन सा स्थान है? फेक्चाबुरी प्रांत में डान याईथोंग आर्कियोलॉजिकल साइट पर 2 भारतीय सोने की अंगूठियां मिली। क्या मिली है? 2 भारतीय सोने की अंगूठियां मिली है। थाईलैंड के फेक्चाबुरी प्रांत में 2 सोने की अंगूठियां मिली है जिनमें हर एक लगभग 2000 साल पुरानी है। एक अंगूठी पर पुरानी ब्राह्मी लिपि में लिखा है। एक अंगूठी जो है उस पर ब्राह्मी लिपि में लिखा है जो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने लिखने के सिस्टम में से
एक है, और दूसरी अंगूठी जो है वो सिंपल है। तो एक अंगूठी पर पुरानी ब्राह्मी लिपि लिखी है, और ब्राह्मी लिखावट में क्या लिखा हुआ है? पुस्सर खितास। क्या लिखा हुआ है? पुस्सर खितास। ब्राह्मी लिखावट जो है उस अंगूठी पर, उसमें लिखा है पुस्सर खितास। और पुस्सर खितास का मतलब है पुष्य द्वारा सुरक्षित। पुष्य द्वारा सुरक्षित। जो भारतीय एस्ट्रोनॉमी के 27 नक्षत्र हैं उनमें से एक पुष्य नक्षत्र है, उसका ये जिक्र है। तो जो पुष्कर खितास है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 27 भारतीय नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अंगूठियां आयरन एज के दफनाने के समय के संदर्भ में इंसानी कंकाल के अवशेष के साथ मिली है। इंसानी कंकाल के अवशेष के साथ मिली है, जो मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया की शुरुआती सांस्कृतिक मेलजोल को क्या करती है? प्रकट करती है। इसी तरह की ब्राह्मी लिपि कलाकृतियां पहले थाईलैंड के कहाँ मिली है? क्राम्बी में मिली है, चुम्फान प्रांतों में भी मिली है, जो भारत दक्षिण पूर्वी एशिया के सतत समुद्री संपर्क को स्पष्ट करती है। डान याई थोंग साइट की पहचान कब की गई? 2026 में। डान याई थोंग साइट की पहचान 2026 में हुई, जब स्थानीय लोगों को चावल के खेत में पुराने कांसे के ड्रम के टुकड़े मिले। ये कहाँ मिले? चावल के खेत में कांसे के ड्रम के टुकड़े मिले हैं। अंगूठियों में कंजर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन और आगे की आर्कियोलॉजिकल स्टडी के लिए रत्नबुरचूरी प्रांत के फ्रा नखोनखीरी म्यूजियम में इन्हें रखा गया है। ब्राह्मी शिलालेख जो है मौर्य और मौर्य के बाद के समय बहुत करीब से जुड़ा हुआ था, और दक्षिण एशिया के सबसे पुराने शिलालेखों के सबूत के रूप में इसे माना जाता है। तो इन अंगूठियों को रत्नबुरी प्रांत के नखोनखीरी म्यूजियम में ट्रांसफर कर दिया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित शाहजहांपुर जिले का जलालाबाद शहर का एक नया नाम दिया गया है। वो नया नाम क्या है? परशुरामपुरी, विष्णुपुरी, रामनगरी, ब्रह्मपुरी। तो इसका जो नया नाम दिया गया है वो है कैबिनेट ने, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अलाउ किया है, वो है परशुरामपुरी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 6 जुलाई 2026 को जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। अब नाम बदलने का असर नगरीय निकाय पर भी होगा। अब इसे परशुरामपुरी नगरपालिका परिषद के नाम से जाना जाएगा। परशुरामपुरी का जो पारंपरिक मान्यता है वो भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में इसे माना गया है। भारत में कस्बों व शहरों का नाम बदलने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के बीच जो है एक तालमेल होना आवश्यक है। गृह मंत्रालय ने नाम बदलने का जो प्रस्ताव है उसके लिए 19 अगस्त 2025 को अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जारी की थी। राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव पर कार्रवाई करने से पहले स्थानीय नगर परिषद ने 2018 और 2023 में क्या किया? प्रस्ताव पास करके नाम बदलने का समर्थन किया था। नगर पालिका परिषद एक शहरी स्थानीय निकाय है जो भारत में नगर पालिका वाले कस्बों के प्रशासन के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। और यहाँ के जो सांसद हैं वो संसद में प्रतिनिधि हैं, वो जितिन प्रसाद करते हैं। तो यहाँ के जो सांसद हैं वो जितिन प्रसाद हैं। गुजरात के पहले हवा से भरे रबड़ बांध किन नदियों पर बनाए जा रहे हैं? रबड़ बांध किन 2 नदियों पर बनाए जा रहे हैं? तो ऑप्शन देखिए, हम देखते हैं साबरमती और नर्मदा, तापी और माही, हेरन और अंबिका, बनास और सरस्वती। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है हेरन और अंबिका। हेरन और अंबिका नदी पर हवा से भरे रबड़ बांध बनाए जा रहे हैं। गुजरात के छोटा उदयपुर में हेरन नदी व तापी जिले में अंबिका नदी पर पहले 2 हवा से भरे रबड़ डैम बना रहा है। ये जो हवा से भरे रबड़ डैम है ये क्या है? एक हाइड्रोलिक संरचना है। क्या है? हाइड्रोलिक संरचना है जिसे हवा भरकर फुलाया जा सकता है। ये रबड़ ब्लेंड में हवा भरकर पानी जमा करता है। पानी का बहाव तेज होने पर हवा निकालकर बाढ़ के पानी और गाद को छोड़ देता है। इस प्रोजेक्ट में दक्षिण कोरियाई रबड़ ब्लेंड टेक्नोलॉजी कौन सी? दक्षिण कोरियाई रबड़ ब्लेंड टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए SCADA सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीबिशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात ध्यान रखने की है। राजवसाना रबड़ डैम को 25 गांवों की 3420 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि पाठकवाड़ी रबड़ डैम को 650 हेक्टेयर जमीन की पक्की सिंचाई के लिए तैयार किया जा रहा है। इस खास तरह से बनाए गए रबड़ ब्लेंडर
की जो मोटाई है वो 18 से 32 mm रखी गई है, 18 से 32 mm रखी गई है, और ये 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को सहन कर सकता है। और इसकी जो अनुमानित उम्र है वो 30 साल है। इसकी अनुमानित उम्र कितनी रखी गई है? 30 साल है। रबर डैम जो है इनफ्लेटेबल डैम होते हैं, हवा से फूलने वाले डैम होते हैं, जो पानी जमा करने, सिंचाई, नदी के बहाव को नियंत्रित करने और बाढ़ प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि जो रबर डैम है, वो रबर डैम क्या होते हैं? हवा से फूलने वाले डैम होते हैं, जिनसे पानी को जमा करने, सिंचाई, नदी के बहाव को नियंत्रित करने और बाढ़ प्रबंधन में उपयोग लिया जाता है। ये दोनों प्रोजेक्ट कैच द रेन अभियान के तहत पानी बचाने की कोशिश का हिस्सा है और बारिश के पानी को इकट्ठा करने और जल संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने की तकनीक है। SCADA एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम है। SCADA क्या है? एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम है जिसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर व यूटिलिटी नेटवर्क की रियल टाइम मॉनिटरिंग, रिमोट कंट्रोल और डेटा एकत्रीकरण के लिए किया जाता है। तो जो SCADA टेक्नोलॉजी है, ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ऑटोमेशन सिस्टम है जो क्या काम करता है? रियल टाइम मॉनिटरिंग और रिमोट कंट्रोल और डेटा जो कलेक्शन है उसका काम ये करता है। ARDE और द्वीपा डिफेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किस स्वदेशी असॉल्ट राइफल को जुलाई 2026 में भारतीय सेना के GSQR व गृह मंत्रालय बोर्ड के परीक्षण को पास कर लिया है? क्या है स्वदेशी असॉल्ट राइफल? किसने बनाई है? ARDE और द्वीपा डिफेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई गई है। सेना के GSQR और गृह मंत्रालय के बोर्ड के परीक्षण में पास हुई है। इन 4 ऑप्शन है: प्रचंड, वज्र, उमंग और अजय। इसमें सही आंसर क्या है? उग्रम। दिए गए तथ्यों को मानक पुस्तकीय हिंदी में नीचे प्रस्तुत किया गया है। उग्रम क्या है? एक स्वदेशी 7.62 × 51 mm कैलिबर की असॉल्ट राइफल है। क्या है? उग्रम जो है एक स्वदेशी 7.62 × 51 mm कैलिबर की असॉल्ट राइफल है, जिसे आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट DRDO एंड द्वीपा डिफेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इस राइफल ने जुलाई 2026 में भारतीय सेना के GSQR परीक्षण और MHA गृह मंत्रालय के परीक्षणों को सफलतापूर्वक पास किया है। GSQR क्या है? जनरल स्टाफ क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो है, ये तकनीक और परिचालन मानक है जिसका उपयोग भारतीय सेना द्वारा उपकरणों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस राइफल का वजन कितना है? 4 किलोग्राम से भी कम है और इसकी प्रभावी मारक क्षमता कितनी है? 500 मीटर है। प्रभावी मारक क्षमता कितनी है? 500 मीटर है। उग्रम जो है वो एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है क्रोधित या भयंकर होता है। तो जो उग्रम इस राइफल का नाम दिया गया है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ क्रोधित या भयंकर होता है। ये राइफल ARDE द्वीपा डिफेंस द्वारा 100 दिनों के रिकॉर्ड समय के भीतर डिजाइन और निर्मित की गई है। तो ये जो राइफल है ये कितने दिनों में तैयार की गई है? 100 दिनों में तैयार की गई है। द्वीपा डिफेंस को 2021 में विनिर्माण लाइसेंस जो है वो प्राप्त हुआ था और हैदराबाद तेलंगाना के समीप इसने अपनी इकाई को स्थापित किया है। उग्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, भारतीय सेना में पुरानी हो चुकी 5.56 mm की इंसास राइफल को प्रतिस्थापित रिप्लेस करना है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये जो नई राइफल बनाई जा रही है जिसका नाम क्या रखा गया है? उग्रम, ये किसको रिप्लेस करेगी? तो ये जो उग्रम है ये 5.56 mm की जो इंसास राइफल है उसको रिप्लेस करेगी और इसके अतिरिक्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CRPF, ITBP, SSB, NSG के द्वारा भी इसे इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। तो मूल रूप से जो ये नई राइफल पास हुई है अपने परीक्षणों में, इसका नाम रखा गया उग्रम और ये उग्रम संस्कृत भाषा के क्रोधित या भयंकर को रिप्रेजेंट करता है। उग्रम मात्र 100 दिनों में तैयार की गई नई राइफल है और इसको जो रिप्लेस किया जाएगा पुरानी राइफल, उसका नाम क्या है? इंसास है। हाल ही में हरियाणा का कौन सा फल जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग पाने वाला पहला फल बन गया है? हरियाणा का पहला फल बन गया है। उसका जो सही आंसर है वो है सिरसा किन्नू को GI टैग प्राप्त हुआ है। सिरसा किन्नू हरियाणा का ऐसा फल है जिसे GI टैग मिला है।
चेन्नई स्थित ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री कहाँ है? चेन्नई में। इसने सिरसा की खारीसुवेरियन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को जीआई रजिस्ट्रेशन दिया है। सिरसा किन्नू के जीआई एप्लीकेशन को 16 जून 2023 को दाखिल किया गया था। उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो 28 मार्च 2026 को जारी किया गया था। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, बौद्धिक राइट होता है, जो उत्पादों की सुरक्षा करता है, उनकी क्वालिटी, पहचान और खासियत किसी खास भौगोलिक जगह को जोड़कर उसको संरक्षित करने का काम करता है। भारत में जीआई रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा का काम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत किया जाता है। सिरसा किन्नू अपने मीठे स्वाद, सिरसा किन्नू जो है फल वो क्या है? मीठे स्वाद, ज्यादा जूस, बड़े आकार, आकर्षक रंग और खेती के लिए अनुकूल मौसम और मिट्टी की स्थितियों के लिए जाना जाता है, उपजाऊ स्थितियों के लिए जाना जाता है। जीआई टैग उत्पाद के नाम के अनाधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है और ब्रांड की पहचान को मजबूत करता है। नेक्स्ट, सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान किस नए संस्थान का प्रस्ताव रखा गया? सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस के समारोह के दौरान जो नए संस्थान का प्रस्ताव रखा गया है वो है सहकारिता जीवन बीमा कंपनी। सहकारी जीवन बीमा कंपनी, सहकारी जीवन बीमा कंपनी का प्रस्ताव रखा गया है। बीमा क्षेत्र में सहकारी सेक्टर की मौजूदगी और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी जीवन बीमा कंपनी का प्रस्ताव रखा गया है। भारत टैक्सी एक सहकारी स्वामित्व वाला राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है जिसे सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड चलाती है और ड्राइवर सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर न होकर इसमें पार्टनर बनते हैं। सरकार का लक्ष्य अगले 2 सालों में भारत टैक्सी का विस्तार भारत के 500 शहरों तक करने का है। इस घोषणा के समय भारत टैक्सी के पास 6,37,000 रजिस्टर्ड ड्राइवर और 3,57,000 रजिस्टर्ड ग्राहक होंगे। तो स्थापना दिवस के अवसर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से जैविक खेती और उद्यमिता को बढ़ावा देना भी इसमें शामिल किया गया है। इफ्को टोक्यो का जिक्र पहले से मौजूद सहकारी लिंक्ड बीमा कंपनी के तौर पर इसमें किया गया है, इफ्को टोक्यो। और जबकि भारत में अभी लगभग कितनी 26 जीवन बीमा कंपनियां हैं। तो सहकारिता मंत्रालय ने भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अपना जो 5वां स्थापना दिवस मनाया था उसमें वित्तीय समावेशन और सहकारी क्षेत्र में जो वृद्धि करनी है उसके लिए एक सहकारी जीवन बीमा कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। भारत टैक्सी एक सहकारी स्वामित्व के रूप में अभी काम कर रही है जिसमें मुख्य रूप से 6,37,000 रजिस्टर्ड ड्राइवर और 3,57,000 रजिस्टर्ड ग्राहक हैं। इसी तरह से प्राथमिक कृषि ऋण समितियां जो है वो सहकारी क्षेत्र में काम कर रही है जो जैविक खेती और उद्यमिता को बढ़ावा देने का काम करती है। इफ्को टोक्यो है वो सहकारी लिंक्ड बीमा कंपनी के रूप में काम कर रही है। भारत ने हाल ही में संजीव जैन को किस देश का अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? किनको? संजीव जैन को कहाँ का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इनको कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है? उत्तर कोरिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये जो संजीव जैन है ये 2008 बैच की IFS हैं, 2008 बैच के IFS हैं। इनको उत्तर कोरिया का भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति की घोषणा विदेश मंत्रालय के द्वारा 6 जुलाई 2026 को की गई थी। उत्तर कोरिया आधिकारिक तौर पर क्या है? डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया DPRK के नाम से भी जाना जाता है। इस नियुक्ति से पहले संजीव जैन जो है वो कार्बो वर्दे में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे थे। अब ये जो कार्बो वर्दे है ये कहाँ है? कार्बो वर्दे अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। ये नियुक्ति संजीव जैन की राजनयिक औपचारिकताओं को पूरा होने के बाद हुई है जिसके बाद वे अपना नया काम संभालेंगे। इंडियन फॉरेन सर्विस जो है, इंडियन फॉरेन सर्विस है वो विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। राजनयिक संबंधों, काउंसलर मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रबंधन का कार्य इस सर्विस के द्वारा किया जाता है। विदेश मंत्रालय जो है वो भारत की विदेश नीति और राजनयिक नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स वस्तुनिष्ठ सेशन था उसमें हमने ये महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा की। हमारे अतुल्यम एकेडमी ऐप पर करंट अफेयर्स कोर्स हमने प्रारंभ कर दिया है। आप वहाँ करंट अफेयर्स कोर्स में प्रतिदिन के 50 MCQs, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इसके साथ साथ स्टैटिक GS
के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न विद सॉल्यूशन वो भी देख सकते हैं। हमारी जो करंट अफेयर्स मैगजीन है वो ई बुक के रूप में हमारे ऐप पर अवेलेबल है। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके तथा हमारे यूट्यूब चैनल पर जो आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेगी, साथ ही साथ भूगोल की और अन्य जो कक्षाएं हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर जो हमारे द्वारा कक्षाएं यूट्यूब पर अपलोड की जाए उसकी सूचना आपको मिल सके। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक भी प्रेषित करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।